Bismillahirrahmanirrahim. This is your 11th lecture for web development और आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रीवियसली हमने बूटस्ट्रैप को स्टार्ट किया था। अभी तक हमने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट कर ली है और jQuery हमने करनी थी, लेकिन jQuery को फिर मैंने खुद ही एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि एक तो वी वर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ठीक है, हमारे पास एक तो वक्त नहीं था इतना, दूसरी जो उससे भी ज़्यादा अहम बात है कि jQuery जब आपको जावास्क्रिप्ट आ जाती है तो jQuery की कोई मेरा नहीं ख्याल है कि इसकी उसकी कोई इतनी फिर इम्पोर्टेंस रह जाती है। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है jQuery और जब आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे तरीके से आ गई तो उसके बाद फिर jQuery का जो है आपके पास उसको सीखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता। दूसरी बात यह है कि उसके jQuery के साथ जो कुछ कुछ इसके साथ इश्यूज भी हैं। ठीक है, उसके साथ और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है jQuery का, उसका ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू है। ठीक है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ब्राउज़र से कंपैटिबल ही नहीं होती है, या अगर उसमें कोई आप ऐसी चीज़ डाल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम एनिमेशंस को यूज़ करते हैं jQuery को टू पुट एनिमेशंस इन अ वेबसाइट, तो वो एनिमेशंस आपके इम्प्लीमेंट नहीं होते, या अब इस jQuery जो है अब वो इन डिमांड नहीं रह गया, तो इसलिए हम jQuery को हमने नहीं किया, हम बूटस्ट्रैप पे आ गए। बूटस्ट्रैप इज एन इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क और इसीलिए हम लोग जो अब हमारे लास्ट लास्ट लेक्चर्स होंगे, या आज आपका सेकेंड लास्ट लेक्चर है, इसके बाद इंशाल्लाह आपका लास्ट लेक्चर होगा और फिर आपका एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए फिर हमने ये 3 लेक्चर्स मैंने सिर्फ और सिर्फ सोलली हम बूटस्ट्रैप पे फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि jQuery से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास है बूटस्ट्रैप, और ये एक ऐसी चीज़ है कि ये मेंटेन हो रही है, यूज़ हो रही है, इन डिमांड है और इसका कोई बैड पार्ट नहीं है। इनफैक्ट इट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक हो गया, तो प्रीवियसली हमने देखा था कि हम इस वेबसाइट से कर रहे थे बूटस्ट्रैप को और हमने अलर्ट्स तक कर लिया था। आज हम बटन्स को देखेंगे, बूटस्ट्रैप में क्या बटन्स हैं हमारे पास। देखिए, ये जो कंसेप्ट है ना, ये वाला, ये जो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सक्सेस वगैरह, ये डिफाइंड होता है इसके अंदर, बूटस्ट्रैप के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे इसमें आपके पास, इनफैक्ट मेरे पास लैपटॉप में शायद एक फाइल होगी बूटस्ट्रैप की, तो मैं आपको वो खोल के भी दिखा सकती हूँ। उसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो बैकग्राउंड है या प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स है ना, ये एक बूटस्ट्रैप फाइल होती है और उस फाइल के अंदर CSS के ही फॉर्म में आपके पास ये तमाम चीज़ें जो हैं डिफाइंड होती हैं ऑलरेडी उसके अंदर। तो इसलिए फिर हम अगर, क्योंकि यहाँ पे तो उसने एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है ना हमें, तो ये एग्जाम्पल्स को जब हम देखते हैं तो फिर हम सिंपली इसमें ये चीज़ें यूज कर लेते हैं। लेकिन वैसे हम जो है, अगर हम चाहें तो हम अपनी मर्जी के भी कलर, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको करके दिया था, हमने खुद उसको कलर पिंक दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी, तो ये देखिए, ये हमारे पास मेरे सामने एक जो बूटस्ट्रैप का एक फाइल है ना, वो मैंने ओपन की हुई है और ये इसका वर्जन है 5.2.0। ठीक है, और अब इसमें आप देखेंगे सारे कलर्स यहाँ पे, ये देखें, BS सेकेंडरी है, सक्सेस है, इनको ये कलर इसके यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं किसी कलर को चेंज करना चाहूँ तो वो मैं चेंज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये डिफॉल्ट और डिफाइंड कलर्स हैं। ये एक पूरा डॉक्यूमेंट है, इसके आप देखेंगे पता नहीं कितने थाउजेंड लाइन ऑफ कोड है। ठीक है, और ये तमाम चीजें इसके अंदर यहाँ पे डिफाइन, जैसे अब हम लोग सिंपली वहाँ पे, मैंने आपको बताया कि हम PB यूज कर लेते हैं या हम P5 करके उसको पैडिंग दे लेते हैं, लेकिन वो तमाम चीजें आप देखें यहाँ पे भी। आप ये लेट सपोज अगर हम मार्जिन की बात करें तो मार्जिन M डैश एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज 5 है, तो ये अब उसने हम सिंपली इस ये क्लास का नेम जो है ना, ये क्लास का नेम हम पुट करते हैं अपने क्लास नेम में या जहाँ पे हमें यूज करना होता है। लेकिन एट द बैक एंड जब हम देखते हैं तो वो हमें पता चलता है कि बूटस्ट्रैप का जो रिटर्न कोड है वो क्या है, कि जब आपने सिंपली मैंने ये पुट किया तो ये जो मार्जिन है 3 REM वाला, ये इम्प्लीमेंट हो जाता है मेरे
उस div पे या उस एलिमेंट पे जहाँ पे मैंने ये m एक्स्ट्रा लार्ज 5 को प्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमने स्टार्ट में CDN को इंपोर्ट करके और लिंक करने के बाद, क्योंकि वो हमने इसीलिए की थी कि आप कंटेंट जो आपके नेटवर्क्स होते हैं उनसे आप लें अपने जो बूटस्ट्रैप का लिंक है उसको लिंक करें अपने डॉक्यूमेंट के साथ, ताकि ये जो फाइल होती है आपके पास सेव हो जाए। और फिर उसके बाद अगर आप कोई बैकग्राउंड सक्सेस है या कुछ ऐसा कुछ सक्सेस कर रहे हैं जो बूटस्ट्रैप का अपना डिफाइंड है, तो वो आपका अल्टीमेटली वहां से एक्सेस हो जाएगा। ठीक हो गया, ये चीज़ अब आपको समझ आ गई होगी। अभी हम इसके बटन को जाके जरा ट्राई योरसेल्फ में देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब आप देखें ये बटन जो आपके पास बाय डिफॉल्ट आप देखें इन बटन्स का कुछ ना कुछ बॉर्डर रेडियस है आपके पास यहाँ। ठीक है, और एक मिनट में यहाँ से क्लास जो है ना, यहाँ पर क्या हम इसकी क्लास BTN में ख़त्म कर देते हैं। प्राइमरी के लिए मैंने यूज़ किया। एक मिनट देखते हैं फिर क्या होता है। अब देखिए, अब प्राइमरी जो है ना, प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट जो एक टाइप थी BTN, बूटस्ट्रैप में आप बटन को रिकग्नाइज कैसे करते हैं, BTN। ठीक है, तो अब मैंने वो BTN यहाँ से ख़त्म कर दिया है। तो अब क्या हो गया कि ये बहुत बेकार सी एक चीज़ लग रही है। क्यों? क्योंकि अब इसके देखें वो राउंडेड कॉर्नर्स नहीं है। ठीक है, कोई इसका मतलब आप यूं कह लें कि कुछ भी नहीं, आउट ऑफ स्टाइल हो चुके हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे मैं वापस से BTN को पुट करूँ, ये तो ये देखें अब यहाँ, लेकिन मैं यहाँ से अब इसका बटन प्राइमरी एक मिनट जरा रिमूव करके देखती हूँ, तो ये फर्स्ट जो बेसिक है उसके जैसा हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसको यहाँ M5 कर दूँ और P3 करूँ, तो अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और अब यहाँ पे जो है ना, हम एक और काम कर लेते हैं, इसका स्टाइल लिख लेते हैं, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और ये बैकग्राउंड कलर आपने लिया, तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इसको पर्पल कलर दे देती हूँ। चलो, ये ठीक, ये पर्पल कलर हो गया। अगर मैं इसकी पैडिंग मजीद P5 कर दूँ, तो देखें साइज इंक्रीज हुआ मेरे, क्योंकि पैडिंग मिल रही है मेरे टेक्स्ट। ठीक है, अब इसके अंदर लेट्स सपोज कलर मैं दे दूँ तो वाइट दे देती हूँ, मेरे अब टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाएगा। फॉन्ट साइज जो है आपके पास, फॉन्ट साइज को यहाँ पे आप कर देंगे 21 पॉइंट्स। अब देखिएगा बटन का साइज और इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा फॉन्ट जो भी कोई है ना, इसने अपनी चारों साइड से पैडिंग लेनी है 5। ठीक है, ये P5 एक क्लास है बूटस्ट्रैप की डिफाइंड। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि इसको कितनी पैडिंग डिफाइंड है, कितने REMs में पैडिंग है इसकी, लेकिन इसने ये P5 है तो इसने मतलब चारों साइड से लेना है। अगर मैं एक मिनट इसको PX करूं तो देखते हैं क्या होता है। तो यानी कि इसे सिर्फ X एक्सिस पे इतनी पैडिंग। ठीक है, और अगर हम इसको P5 3 करते हैं, PY3 करें, तो यानी कि Y एक्सिस पे इतनी पैडिंग, Y एक्सिस पे 3 और PX पे 5 पैडिंग। और मैं इसको यहाँ पे लेट सपोज 72 पॉइंट्स करूँ अपने बटन के टेक्स्ट को, तो ये देखिए बटन का साइज इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू द टेक्स्ट, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे ये पैडिंग इतनी दी। अगर मैं ये पैडिंग यहाँ से खत्म कर रन करें इसको जरा, तो ये फिर उतना ही रह जाएगा कि जितना मेरा फिर फॉन्ट साइज है। फॉन्ट साइज 21 पॉइंट्स में कर दूँ, 22 कर दूँ, तो ये छोटा हो गया। मार्जिन मैंने इसको MX5 दे देती हूँ। हाँ, अब ये सिर्फ ऊपर वापस इसलिए गया क्योंकि अब पहले इसको चारों साइड से मार्जिन इसने लिया था। अब इसे सिर्फ एक्स एक्सिस से लिया, तो ये दूर है ये दूर है, और इसने इन साइड से मार्जिन ले लिया, तो ये यहाँ पर डिस्टेंस है। ठीक है, सिंपली आप अपने बटन इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं विद बूटस्ट्रैप। ठीक हो गया। देन वी हैव नीचे आप आ जाए तो बूटस्ट्रैप में आप द बटन क्लासेस कैन बी यूज ऑन एंकर टैग, बटन टैग और इनपुट टैग। ठीक है, अच्छा एक चीज अब जो यहाँ पे हमने देखी है, पीछे जो हमने देखा था वो तो टैग ही बटन टैग था। यहाँ पे अब आप देखें कि इनपुट टैग के अंदर उसने टाइप बटन दी हुई है और क्लास उसने BTN सक्सेस दिया हुआ है यहाँ, और उसकी वैल्यू उसने इनपुट के अंदर। ठीक है, सबमिट बटन, रीसेट बटन, चलें आप इसको सबमिट ही कर दें, एक मिनट से सिंपल सबमिट आपके पास। तो ये अब बटन के फॉर्म में क्यों शो हो रहा है? क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे जो क्लास है वो BTN
ठीक है। यहाँ पे आपने ये ए टैग है, ए टैग के अंदर आपने क्लासेस को बीटीएन, अगर मैं ये क्लास है कि यहाँ से खत्म कर, ठीक है। अब इसको रन करें तो कैसे शो होगा, एक नॉर्मल एंकर टैग की तरह। लेकिन यहाँ पे जब इसका बीटीएन शो होता है, जब आप क्लास बीटीएन दे देते हैं, तो ये फिर एक बटन की तरह, ये देखें जब इसे क्लिक करते हैं तो बटन की बाउंड्री शो, लेकिन ये इसके इर्द गिर्द आपको कोई कलर वगैरह कोई शो नहीं, यहाँ पे आपने कुछ दिया नहीं है। यहाँ पे हम इसको चलो स्टाइल कर लेते हैं इसको भी जल्दी से, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर क्या दें, रेड दे देते हैं, तो रन करते हैं, ठीक हो गया। और ये है मेरा बाय डिफॉल्ट एंकर टैग, लेकिन उस एंकर टैग पे भी मैं जब मैंने बीटीएन की क्लास दी है तो उसने उसको बटन में कन्वर्ट, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो बटन टैग है और इनपुट टैग है और ए टैग है, उस पर आप बटन क्लास को यूज करें, क्योंकि इसमें जो बूटस्ट्रैप में जो चीज है वो क्लासेस ही है, ठीक है। और वो क्लासेस आप जहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे वहां पे वो अपनी फंक्शनैलिटी ऑटोमेटिकली पुट कर, ठीक हो गया। Then we have, why do we put a hash in href attribute of a link, ठीक है। अच्छा, ये बात मैंने स्टार्ट में भी आपको एक दफा बताई थी, और मैं आज ये आपको दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखे हुए कि हम हैश टैग इसलिए पुट करते हैं एचआरईएफ के अंदर, जब हमारे पास कोई इन रियल कोई पेज नहीं है अटैच करने के लिए किसी एंकर टैग के साथ या किसी बटन के साथ, एचआरईएफ हम वहाँ पे ही देते हैं जहाँ पे हमने एक चीज को, या आप कह रहे हैं कि एक बटन से आपने किसी दूसरे पेज पे जाना है, या लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करूँ तो ये मुझे एक एडिटर पे लेकर जा रहे हैं ना, तो अगर वो एडिटर इसके साथ लिंक ना हो तो वो सिंपली वहां पे उसकी जगह फिर हम हैश टैग, ये देखिए यहाँ पे एचआरईएफ में ये हैश टैग पुट की, क्योंकि इस ए टैग के साथ कोई इन जनरल या इन रियल कोई पेज लिंक नहीं है। तो इससे क्या होता है कि फिर आप ये जब करें, सिंस वी डू नॉट हैव एनी पेज टू लिंक इट टू एंड वी डू नॉट वांट टू गेट अ 404 मैसेज, तो वी पुट अ हैश टैग एज द लिंक, ठीक है। अब एक मिनट जरा हम इसको करके देखते हैं, ये हैश हम खत्म करते हैं, तो अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इसने इस हैश को खत्म करने के बाद मुझे वो ही वाला जो लिंक है ना वो शो करवा दिया, ठीक है। इसको ऐसे करके देखिए अब ये एच आर एफ यहाँ पे है ही नहीं, तो ये मुझे किसी उसके साथ लिंक नहीं कर रहा, किसी पेज पे नहीं लेकर जा रहा, ठीक है। तो इन यहाँ पे, और ये हैश आप पुट कर सकते हैं, मतलब सिर्फ ये बताने के लिए भी कि यहाँ पे कोई हमने, ये यूं कहने की एक जनरल प्रैक्टिस है कि जहाँ पे कहीं आपने कोई लिंक पुट करना होता है और उस वक्त आपके पास, लेट सपोज मैं अभी एक वेबसाइट क्रिएट कर रही हूँ और मुझे वो भी एक लिंक नहीं मिला जो मैंने वहाँ पे पुट करना है, तो बजाय इसके कि मैं उसको खाली छोड़ दूँ, मैं वहाँ पे हैश पुट कर देती हूँ, ताकि बाद में जब वो लिंक आए तो मैं उसको वहाँ पे इंसर्ट करवा सकूँ, ठीक हो गया। देन बटन आउटलाइन है आपके पास, बटन आउटलाइन आप कैसे क्रिएट करते हैं कि ये देखें, अभी आपने इसके ऊपर होवर किया तो ये देखें इसका बिहेवियर चेंज होता जा रहा है, इसको ट्राई इट योरसेल्फ में करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये आप कैसे कर सकते हैं, टाइप तो आपने इसके बटन, एक एक मिनट जरा, बटन अगर हम टाइप खत्म करें तो देखते हैं क्या होता है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसकी क्लास और टीज बटन डिफाइन, अब मैं यहाँ से बीटीएन खत्म करूँ तो देखते हैं, तो देखेंगे ये ऐसा, और ये ऐसा पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे ना इसका टैग बटन, अगर मैं इस टैग को ए टैग करूंगी, एक मिनट जरा, ठीक है, इस टैग को ए टैग करते हैं, अब देखते हैं ये, अब ये उस बटन की फॉर्म में भी नहीं आ रहा जो ये बटन ऑलरेडी कर दे, हाँ, ठीक है। हम ये जो चेंजेस हम रिवर्ट करते हैं, अच्छा अब रन करके देखते हैं, तो ये और अब इससे बाय डिफॉल्ट आउटलाइन का जो आपके पास टेक्स्ट है, आउटलाइन से क्या होता है कि वो सिंपली आपके टेक्स्ट को एक आउटलाइन दे देता है, ठीक है। और यहाँ चलें एक मिनट, हम क्या करते हैं, इसका एक क्लास नेम सक्सेस बीटीएन में खुद देती हूँ, और इसके लिए ना हम यहाँ पे एक, इसके बाद में यहाँ पे एक स्टाइल टैग खुद डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे
डॉट सक्सेस BTN करके और यानी होवर का मतलब ये होता है कि जब आप इसके ऊपर ये माउस लेके जाए तो ये आप इसके ऊपर होवर कर, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने सिंपली क्या किया, ये आपका CSS सेलेक्टर आ गया ना, पहले जो आपने क्लास में एंटर किया था, फिर उसके आगे आपने ये बता दिया कि ऑन होवर अब इसका क्या बिहेवियर होगा। बैकग्राउंड कलर पिंक, ठीक है। फॉन्ट साइज 21 पॉइंट, अब इसको रन करके देखते हैं। और ये हमने इस पे किया था सक्सेस पे, ये पे अब वो ऑन होवर जो है उसका कलर तो उसने पिंक वो नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि जो आउटलाइन सक्सेस है मे बी ये उसको ओवरराइड नहीं कर रहा। यहाँ पे चलो एक मिनट हम इसको ना इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें ये कलर जो है ना ये ऑलरेडी डिफाइंड है उसके लिए, मतलब जब अच्छा यहाँ पे भी अब आप देखें कि जब आप यहाँ पे बटन आप आउटलाइन सक्सेस दे देंगे उसके लिए कितने ज्यादा कलर्स हैं जो यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज इसके ना BS ग्रेडियंट में एक चीज यहाँ पे 1C96C5 करके और हम सिर्फ इसको पुट करते हैं और अब ये देखिए क्या होता है। अच्छा, अब ये क्योंकि उसके इससे हमारे पास क्या एक चीज चेंज हो रही है कि हमारा जो देखिए अब BS ग्रेडियंट सिर्फ मैंने यहाँ से टिक किया है, तो इससे क्या हो रहा है कि अब आपका ऑन होवर कलर जो है ना वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए, ये अब यहाँ से अगर मैंने ऑन होवर कलर इसका मैं ठीक करूँ तो अब ये बॉर्डर का जो ऑन होवर कलर है ना वो यहाँ पे उसने ग्रीन किया हुआ है। मैंने इसको टिक किया तो वो आप देखिए मेरा ऑन होवर यहाँ से ग्रीन शो हो रहा है। ये वही इंस्पेक्ट के थ्रू हम इसको देख रहे हैं फिलहाल, ठीक है। और ऑन होवर बैकग्राउंड जो है इसका ये यहाँ पे इसने ग्रीन किया हुआ है तो वो भी देखें आपको शो हो रहा है। अब इस यहाँ से मैं इसको क्या कर सकती हूँ, पिंक करके देखते हैं तो क्या होता है जी, ये ठीक है। अच्छा अब इस सॉरी इसमें जो है एक चीज आप यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी कि यहाँ पे अब आप देखें ये जो बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे पिंक लिखा है ना, ठीक है, ये इसको फिलहाल सेपरेटली ओवरराइड नहीं कर पा रहा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मैं इसके अंदर इनलाइन स्टाइल के लिए अगर आपने अच्छा एक चीज ये भी आप याद रखें हमेशा कि अगर आपने किसी बूटस्ट्रैप का कोई डिफाइन जैसे कोई चीज यहाँ पे अब ये डिफाइन था BTN आउटलाइन सक्सेस के लिए ये इतने सारे कलर्स उसके बिहेवियर के लिए डिफाइन है कि वैसे उसका कलर क्या होगा, ऑन होवर क्या होगा, होवर के बगैर क्या होगा, वो सब कुछ यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। तो बजाय इसके कि फिर आप इसको सेपरेटली यहाँ पे मैं इसको अगर करूंगी तो ये उसको ओवर अब देखिए ओवरराइड उसने वो चीज क्या फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे 21 पॉइंट्स दिए है ना, तो यहाँ पे कहीं पे 21 पॉइंट फॉन्ट साइज नहीं है तो उसने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया लेकिन बैकग्राउंड कलर को क्यों नहीं किया, क्योंकि बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी इस जगह पे गिवन था। यहाँ पे तो चले मैंने पिंक कर ली लेकिन ये बाय डिफॉल्ट जहाँ पे जो बूटस्ट्रैप का डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर आप जाके चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मैं बस आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिया। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं इसके अंदर ही ना एक काम कर लेते हैं, स्टाइल हम इनलाइन करेंगे। इनलाइन स्टाइल से ये होता है कि जब वो उस टैग को रीड करता है तो वो उस टैग का जो स्टाइल होता है उसको फौरन ही इम्प्लीमेंट कर देता है। तो यहाँ पे फिर आप उसका जो है कह लें कि बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका वो है ना जो प्रॉपर्टी आपने उसको देनी है वो आप इसको यहाँ से ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अब ये मैंने इसको सक्सेस को यहाँ पे पिंक कलर दे दिया, वैसे उसमें वहां पे ग्रीन कलर था। और बॉर्डर कलर मैं इसको दे दूँ यहाँ पे कौन सा कलर, से येलो,
ये देखें, अब इसका बॉर्डर कलर भी यहाँ पे येलो हो गया और बैकग्राउंड कलर पिंक हो गया, लेकिन इसके अंदर इससे पहले जो बॉर्डर कलर यहाँ पे शो हो रहा था आपको वो ग्रीन कलर शो हो रहा था। और वो ग्रीन कलर क्यों शो हो रहा था? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो BTN आउटलाइन सक्सेस के लिए सॉरी बॉर्डर कलर डिफाइंड है वो है ग्रीन कलर। ठीक हो गया। एंड देन बटन साइजेस आपके पास BTN लार्ज है, BTN स्मॉल है, और बाकी वही आप ये एक मिनट जरा हम इसके अंदर जाके देखते हैं। ये आप खत्म करें जरा, बटन प्राइमरी खत्म करें। बटन प्राइमरी से क्या हो रहा है? सिर्फ उसको ब्लू कलर, और कोई खास बात नहीं है इसकी यहाँ पे। चले, ये आप ये जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि यहाँ पे बटन है। यहाँ पे एक काम करते हैं, चीज़ आपको और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि वो इस पे इम्प्लीमेंट होती है नहीं होती। स्टाइल टैग इंडिकेट करवाना है, ठीक है। स्टाइल टैग ऐसे करके है, और इसके अंदर .btn जो है ना, हम जरा इसको क्लास दे कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं, देखते हैं क्या होता है। बैकग्राउंड कलर पिंक, रन करके देखते हैं इसको जरा। अब इससे क्या हुआ कि जितने भी क्लासेस के यहाँ पे BTN था ना, जिस मतलब क्लास, वैसे तो BTN जो है वो एक है बूटस्ट्रैप क्लास, ठीक है। हालांकि और ये मैं आपको यहीं पे बता दूं कि इस तरह से बूटस्ट्रैप की किसी क्लास को यूज करके उसको अलग से CSS में स्टाइल करना, ये बिल्कुल एक अच्छी अप्रोच नहीं है। लेकिन ये मैंने फिलहाल यहाँ पे आपको इसलिए करके दिखाया है कि ये एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, समझाने के लिए किया है, वरना हम इसको इसलिए नहीं करते। और इसलिए इस तरह से नहीं करते क्योंकि अगर लेट सपोज BTN है, ये BTN आपने 10 जगह पे इस्तेमाल किया, तो उससे क्या होगा कि यहाँ एक मिसाल है कि आपको कहीं पे BTN जो है उसका आपने कोई इनलाइन स्टाइलिंग दे दी हुई है, तो वो उसको भी ओवरराइड कर जाता है जब आप इसको एक अलग से स्टाइल शीट में इस तरह से BTN, क्योंकि इससे तो सारे जितने जितने भी बटन थे जिनके लिए आपने BTN क्लास यूज की थी, उसको एक बूटस्ट्रैप का बटन बनाने के लिए वो उन सबका बैकग्राउंड कलर पिंक कर देगा, चाहे आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इसको BTN 1 दे दें, ठीक है। BTN 1 इसका कोई रिजर्व कीवर्ड तो नहीं है ना, ये तो हमने खुद से नाम दिया है, ठीक है। अब रन करके देखते हैं इसको, अब ये अभी भी पिंक शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अब मैं BTN 1 करूँ तो भी ये वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। अब मैं यहाँ से इसको एक मिनट जरा BTN 2 करके देखते हैं तो क्या खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि BTN 2 तो है कोई नहीं, BTN 1 जो है उसके ऊपर ही इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, नहीं, इसका मैं BTN 1 खत्म कर देती हूँ। लेकिन स्मॉल के ऊपर शो नहीं हो रहा, बाकी सबके ऊपर वो कलर इम्प्लीमेंट हो गया है हमारे पास, ठीक है। एंड देन ब्लॉक लेवल बटन आपके पास, ठीक है। ब्लॉक लेवल बटन क्या होते हैं कि ये आपकी पूरी जो विड्थ होती है उस पर स्पैन कर जाता है, पूरी जो विड्थ होती है उसको ले लेता है। और इसके लिए आप डी ग्रिड हेल्पर जो है वो यूज करते हैं, मतलब आपकी जो पेरेंट डेव होती है उसके अंदर आप इसको यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट वो आपका एक फुल विड्थ बटन जो है वो क्रिएट कर देता है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से जब हम इसको खत्म करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। कोई छोटा सा बटन हमारा बना है, लेकिन यहाँ पे जो डी ग्रिड यूज हुई है, डी ग्रिड से उसने उसको जितनी ये कंटेनर की फुल विड्थ थी ना, अच्छा यहाँ पे देखिए ये कंटेनर था तो फिक्स्ड विड्थ थी, कंटेनर फ्लोइड करके देखते हैं तो ये फुल स्क्रीन ये देखेंगे इस तरह से फुल, ठीक हो गया। देन अगर आपके पास मेनी ब्लॉक लेवल बटन्स है तो यू कैन कंट्रोल स्पेस बिटवीन देम यूजिंग, या आप गैप क्लास यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, चलो जी, यहाँ से हम इसको कंटेनर फ्लोइड देते हैं सबसे पहले, रन करते हैं, ऐसे हो गया। यहाँ से गैप थी, मैं एक मिनट खत्म करती हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ये आप आपस में बटन जो है जुड़ गए हैं, यहाँ से सिर्फ ये जो राउंडेड कॉर्नर यहाँ से आपको थोड़ा सा पता चले कि यहाँ ये ऊपर इसके माउस ओवर करने से आपको पता चल रहा है कि 3 सेपरेट बटन। तो यहाँ से अगर हम गैप 3 करते हैं तो ये ऐसे हो जाता है। यहाँ हम इसको लेट्स सपोज MY2 करके देखते हैं, MY से ये नहीं हो रहा, यहाँ सिंपली हम M5 करके देखते हैं, ठीक है। उससे भी देखें ये नहीं हो रहा, क्योंकि ये बटन जो हैं इन तीनों के बीच में, ये अब डिव के ऊपर से आप इन पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। फिर हम पता है क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे M5 पुट करते हैं। अब फिर आपको वो हर एक के ऊपर सेपरेटली जाके अगर आप पुट करेंगे
तो आपकी ये जो मार्जिन है ये इंक्रीमेंट हो जाते चलेंगे। ऐसे करके देख लेते, ये देखिए आप, ये पूरी स्पेस आपने क्रिएट करनी है, ऐसे करके कर सकते हैं। रन करें हम, ये देखिए इतनी स्पेस क्रिएट होगी। लेकिन अगर आप अलग से नहीं लिखना चाहते, आप चाहते हैं कि एक ही गो में आपकी स्पेस क्रिएट हो जाए, तो आप सिंपली गैप 3 करेंगे, गैप 5 कर दें। चलो अब रन करके देखिए, यहाँ आप इसको गैप 1 करके देखिए, अब ये देखिए ठीक हो गया। तरह से करके आप वैल्यूज को पुट करते हैं। देन वी हैव एक्टिव एंड डिसेबल बटन्स। बटन्स आपके एक्टिव भी होते हैं, डिसेबल्ड भी होते हैं, और ये बटन की प्रॉपर्टी होती है। इसमें आप क्या होता है आपके कि जो बटन आपने जिसको आपने एक्टिव सेट किया हुआ है वो बटन आपका क्लिकेबल होता है, लेकिन जिस बटन को आपने डिसेबल किया होता है वो बटन आपका क्लिकेबल नहीं होता। ठीक है, ये डिफरेंस होता है एक्टिव और डिसेबल बटन में। इसको हम एक दफा यूं करके ओपन करके देख लेते हैं। ओके, सो प्राइमरी बटन है आपके पास, एक्टिव प्राइमरी है, डिसेबल्ड प्राइमरी और डिसेबलिंग। जो एक्टिव प्राइमरी है इसका आपको कलर थोड़ा सा ज्यादा डार्क फील हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि इसको उसने एक्टिव क्लास भी दी हुई है। एक्टिव क्लास का मतलब ये है कि ये बटन वो है जो अभी इस पे आपने यहाँ क्लिक कर लिया है। या हमने एक्टिव क्लास को क्यों डिस्कस किया था, हमने देखा था सीएसएस में भी एक्टिव हम जब पुट करते हैं तो उसको वो हाईलाइट कर देता है उस चीज को। कि या जैसे अक्सर आपने देखा हो कोई लिंक अगर हम विजिट करते हैं तो उस लिंक के वो लिंक बाद में पर्पल से कलर में शो हो रहा होता है, तो उसका भी मतलब ये होता है या उसकी रीजन ये होती है कि वो कलर आप एक सॉरी वो जो लिंक है वो आप एक दफा विजिट कर चुके हैं तो वो उसका कलर जो है चेंज हो जाता है, और उसको वो ऑटोमेटिकली क्योंकि हमने क्लास जो साइन होती है उसको, या वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी आप उसको कर सकते हैं, या अगर एक बाय डिफॉल्ट जो एंकर टैग होता है उसके लिए तो एक बाय डिफॉल्ट है कि जब आपने उस पर एक दफा क्लिक कर दिया तो उसका कलर जो है वो पर्पल हो जाता है। ठीक है, एंड देन लास्टली वी हैव स्पिनर बटन। ठीक है, स्पिनर बटन आपके क्या होते हैं, ये देखिए ये इस तरह के स्पिनर बटन होते हैं आपके पास। ठीक है, ये ये लोडिंग अगर आप इसमें इफेक्ट देना चाहते हैं। ठीक है, ये देखें अगर ये अक्सर आपके पास वेबसाइट लोड हो रही है, अगर कोई आप मीडिया लोड कर रहे हैं तो ये बटन्स आपके पास या ये जो इफेक्ट है ये आपके पास वहां पे शो हो रहा होता है। और ये आपने सिंपली कैसे पता है उसने पुट किया है, स्पिनर के थ्रू उसने एक स्पिनर क्लास की बूटस्ट्रैप की उसको उसने यूज किया। और इसमें बॉर्डर यहाँ पे स्मॉल किया हुआ है, एक मिनट जरा लार्ज करके देखते हैं तो क्या होता है। ये देखें ये बटन जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया है। यहाँ हम इसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज करके देखते हैं तो क्या होता है। यानी कि ये लार्ज से ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा सॉरी ये लार्ज इसका लास्ट साइज है। यहाँ मीडियम करके देखते हैं तो क्या होता है। यहाँ स्मॉल, तो यानी कि ये सिर्फ स्मॉल और लार्ज साइज है इसका, मीडियम भी नहीं है, लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज भी नहीं है और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये बीटीएन प्राइमरी को यहाँ से सक्सेस चले करके देखते हैं, इससे यूं करें तो ये वाला बटन जो है आपका ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे स्पिनर ग्रो उसने किया हुआ है और ये स्पिनर बॉर्डर है आपके पास। अच्छा, ये स्पिनर बॉर्डर में स्पिनर बॉर्डर को भी आप ग्रो करने चलें। अब ग्रो और बॉर्डर में डिफरेंस क्या है कि ग्रो जो है स्पिनर ग्रो वो ऐसे शो होता है और स्पिनर बॉर्डर जो आपके पास वो ऐसे शो होता है, सिर्फ ये फर्क है आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद वी हैव बटन ग्रुप्स। बटन ग्रुप्स को हम किस लिए यूज करते हैं कि अगर हमने लेट सपोज कुछ एक ही डिव के अंदर मल्टीपल बटन आपने पुट करने हैं, तो उन बटन्स को अगर आपने एक ही सिंगल लाइन में डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए आप सिंपली क्या करते हैं कि आप बटन ग्रुप जो है वो जनरेट करवा देते हैं। यहाँ पे आप ये देखें ये डिव है उसको आपने क्लास दे दी बटन ग्रुप। एक मिनट जरा ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे अब लेट सपोज अगर इसकी आप जो ये क्लास बटन ग्रुप, सबसे पहले तो हम इसको खत्म करके देखते हैं क्या होता है। ये देखें जी ये एक लाइन में है। ठीक है, और जो इसके एक ग्रुप क्रिएट हुआ था वो खत्म हो चुका है। और अगर हम इसका MP3 खत्म करके देखें तो देखते हैं क्या होता है। कोई खास डिफरेंस इस पे नहीं आया। अब बटन ग्रुप करके देखते हैं तो इसने 3 बटन्स को एक ही लाइन में ग्रुप कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम MX
M3 करके देखते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब जब ये बटन ग्रुप हो गए हैं तो ये फिर एज अ होल इस पूरे ग्रुप को वो मार्जिन दे रहा है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, या बल्कि अभी एक्स एक्सिस पे दे रहा है। या अगर हम इसको M3 में कर दूं या चलो M5 कर देते हैं, तो भी ये एज अ होल इस पूरे ग्रुप को देगा, एक सेपरेट बटन को नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये BTN ग्रुप के अंदर है और ये बटन सारे ग्रुप हो चुके हैं हमारे पास यहाँ। ठीक है, देन वी हैव applying button sizes to every button in a group. Use BTN group large for a large button or group, or for a large button group, और BTN group small for smaller group. ठीक है, अब डिफॉल्ट अगर बटन ग्रुप आपने क्रिएट करना है तो वो इस साइज में होगा, लेकिन अगर आपने लार्ज बटन ग्रुप क्रिएट करना है तो उसके लिए फिर आप बटन ग्रुप और उसके आगे BTN ग्रुप लार्ज कर देंगे और इसको इतना करके देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 दफा लिखा हुआ है, पहले तो ये करके देखते हैं कि अच्छा। अब जब मैंने बटन ग्रुप यहाँ से रिमूव किया तो उसने उसका बटन ग्रुप ही खत्म कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिनट हम इसको वापस लेकर आते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो क्लास में पहला बटन ग्रुप है, इससे उसने सिंपली क्या किया है, इन बटन्स को 3 जो थे इनको आपस में ग्रुप किया। फिर जो बटन ग्रुप लार्ज था, इससे उसने उसका साइज जो है वो लार्ज किया है। क्योंकि इसको स्मॉल करके देखते हैं जरा, तो क्या हो गया, वो उसका स्मॉल जो है साइज जो है वो स्मॉल हो गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास बटन ग्रुप्स थे। देन वी हैव बूटस्ट्रैप बैजेस। बूटस्ट्रैप बैजेस में आपने एग्जांपल जो है वो बैजेस आप कैसे यूज करते हैं, ये आपके पास इस तरह से बैजेस होते हैं। यूज द बैज क्लास टुगेदर विद अ contextual क्लास लाइक BG secondary within span elements to create rectangular badges। अच्छा, ये जो आपके पास अब यहाँ पे आपको न्यूज शो हो रहा है ना, ये आपका एक बैज है। ठीक है, अक्सर आपने न्यूज पेपर के जो पेजेस होते हैं, अगर आपके पास कोई न्यू वहाँ पे न्यूज आती है, उसके साथ एक न्यू का जो टैग है वो लिंक कर रहा होता है, तो वो आप ऐसे करके यहाँ, एक मिनट यहाँ पे ना इसको मैं लेटेस्ट न्यूज करके देखते हैं तो क्या, ये बैज होता है आपके पास जो आप अपने, और इसको आप यूज कैसे करते हैं कि एक आपने मेन टैग लिया, उस मेन टैग के अंदर आपने एक स्पैन टैग यूज किया, और उस स्पैन टैग के अंदर फिर आप उसको क्लास देते हैं बैच की। ठीक हो गया, यहाँ पे हम इसका BG सेकेंडरी चेंज करके स्टाइल कर लेते हैं इसको, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, print और रन कर। अब ये देखिए आपके बैच कलर यहाँ पे जो है वो चेंज हो गया। देन कंटेक्चुअल बैजेस हैं आपके पास। कंटेक्चुअल बैजेस आपके इस तरह से होते हैं। इसमें आपका बैच किस तरह से बनता है कि सिंपली इसमें भी आपने यूज एनी कंटेक्चुअल क्लासेस। तो अब इसमें आप क्या कंटेक्चुअल बैच कैसे बनाते हैं कि सिंपली आपने इसमें भी होता जो है वो बैच टैग ही है आपके पास, लेकिन इसका जो बैच टैग होता है वो सारा जो टैग होता है आपका वो आप स्पैन के अंदर ही बना रहे होते हैं। इसको किसी एच टैग में आपने पुट नहीं करना होता, सिंपली आपने बस बैच दिया, उसको आपने कलर दिया और उसके अंदर उस स्पैन के अंदर ही आपने टेक्स्ट दे दिया, तो ये उससे वो जो है आपका बैच वो बन जाता है। ठीक है, देन वी हैव पिल बैजेस। पिल बैजेस में क्या होता है कि एक पिल, राउंडेड पिल की फॉर्म में जो है ना ये बैज आपके पास, और इसके साथ सिंपली आपने क्या करना है, बैच के बाद आपने राउंडेड पिल की क्लास जो है वो यूज करनी होती है, तो आपके पास एक पिल की फॉर्म में ये बैजेस जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। देन वी हैव बूटस्ट्रैप 5 प्रोग्रेस बार्स। ये प्रोग्रेस बार्स, यहाँ आप इसको बार चार्ट में जो बार्स हम बनाते थे वो प्रोग्रेस बार जो है इसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो बूटस्ट्रैप में आप प्रोग्रेस बार कैसे क्रिएट करते हैं, ये आपकी एक प्रोग्रेस बार है, इसको आपने यहाँ पे विड्थ जो है मैं 30% दूँ, तो देखिए उस हिसाब से ये इसकी 30% हो जाएगी प्रोग्रेस बार। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट ये जो पीछे इसका एक लाइटर बैकग्राउंड है ये मैंने नहीं दिया हुआ, ये कहीं पे भी किसी ने नहीं दिया हुआ है, देखिए मैंने कहीं डिफाइन नहीं किया। लेकिन अगर मैं यहाँ से क्लास प्रोग्रेस बार खत्म करूँ तो देखते हैं क्या होता है, तो वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, और अगर ये प्रोग्रेस बार यहाँ पे लिखा और ये क्लास प्रोग्रेस यहाँ से खत्म कर दें तो देखते हैं क्या होता है, और वो लाइट बैकग्राउंड शो नहीं हो रहा जिसके ऊपर मैंने अपनी प्रोग्रेस शो कराई थी, और एज अ होल इसको रन करें तो आप देखेंगे कंप्लीट एक बैज सॉरी प्रोग्रेस बार के तौर पे हमें वहाँ पे शो हो गया। फिर प्रोग्रेस बार की हाइट है आपके पास, तो वो हाइट आप सिंपली कैसे सेट कर सकते हैं यूजिंग इनलाइन स्टाइल्स। ये यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि उसने क्या किया, वो डिव क्लास है, डिव क्लास प्रोग्रेस के साथ आगे उसने स्टाइल दिया, और उस स्टाइल के अंदर जो है उसने
सिंपली उसकी जो हाइट थी, लेट्स सपोज अगर उसने यहाँ पे 20 पिक्सल दिया तो 20 पिक्सल उसने उसको यहाँ पे असाइन कर दिया। ठीक है, ये 20 पिक्सल्स जो है वो 50 पिक्सल्स करके देखते हैं तो क्या होता है, ये देखिए। अच्छा, ये जो है ना, ये लाइटर बैकग्राउंड आपका, इसकी जो हाइट है वो इससे इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो अंदर वाली जो प्रोग्रेस बार है उसको भी 50 पिक्सल्स करेंगे तो ये फिर देखिए ये ऐसे करके हो जाती है आपके पास। ठीक हो गया। देन वी हैव प्रोग्रेस बार लेबल्स, लेबल्स है हमारे पास। तो अब आपने अगर इसके अंदर लेबल करना है तो वो लेबल भी आप कैसे कर सकते हैं कि डिव के अंदर आपने सिंपली टेक्स्ट पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये देखिए, ये सिंपली, अच्छा एक मिनट, हम इसको जरा पी टैग, ये डिव टैग था, डिव टैग को हम पी टैग करके देखते हैं तो देखते हैं हमारी बार बनती है नहीं। नहीं, क्यों? क्योंकि पी टैग के अंदर आप प्रोग्रेस बार को पुट नहीं कर सकते। आपने सिंपली एक डिव के अंदर आप दूसरी डिव क्रिएट कर रहे हैं, तो उस डिव के अंदर फिर आपने जो उसकी क्लास है वो प्रोग्रेस बार दी है तो आपकी प्रोग्रेस बार है वो कंप्लीट होती है। लेट्स सपोज यहाँ पे 80% कर दूँ, लेबल चेंज ना करूँ तो प्रोग्रेस बार 80% है और ऊपर उसका लेबल जो है वो 70% शोर है क्योंकि मैंने चेंज नहीं किया। 80% कर दें तो उस हिसाब से देखें अपडेट। ठीक हो गया। ओके, देन वी हैव कलर्ड प्रोग्रेस बार्स। कलर्ड प्रोग्रेस बार में वही बैकग्राउंड वाला कंसेप्ट आ जाता है। ये आप देखें कि ये प्रोग्रेस बार लिखा, आगे साथ ही उसने बीजी सक्सेस दे दिया है तो उस पर सक्सेस वाला बैकग्राउंड इंप्लीमेंट हो गया है। ठीक है, ये उसने जो है ना बैकग्राउंड इन्फो वाला इंप्लीमेंट कर दिया है, ये बैकग्राउंड वार्निंग आ गई आपके पास। ठीक है, फिर ये ये आपके पास वार्निंग है, ये आपका डेंजर है, ये आपका लाइट आ गया बैकग्राउंड। ठीक है, ये डार्क है आपका सबसे एंड पे। तो ये इस तरह से करके आप उससे बैकग्राउंड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर स्ट्रिप जो प्रोग्रेस बार होती है आपकी, इसको आपके सिंपली प्रोग्रेस बार स्ट्रिप की क्लास आप पुट करेंगे तो वो आपके उसके अंदर शो हो जाती है। देन वी हैव एनिमेटेड प्रोग्रेस बार। तो एनिमेटेड प्रोग्रेस बार के लिए आप प्रोग्रेस बार एनिमेटेड की क्लास यूज कर सकते हैं। और फिर अगर आप मल्टीपल प्रोग्रेस बार, एक प्रोग्रेस बार में या एक प्रोग्रेस डिव में मल्टीपल प्रोग्रेस बार शो कराना चाहते हैं इस तरह से, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं कि एक डिव के अंदर आप मल्टीपल प्रोग्रेस बार्स क्रिएट करते हैं और वो आपको इस तरह से शो हो जाते हैं। ठीक है, देन वी हैव बूटस्ट्रैप 5 स्पिनर्स। ठीक है, ये स्पिनर्स आपके पास, ये स्पिनर हमने पीछे भी देखे थे, स्पिनर ग्रो वाला जो था, यहाँ स्पिनर बॉर्डर जो हमने देखा था वो ये स्पिनर थे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसकी स्पिनर बॉर्डर ये है, अगर आप स्पिनर बॉर्डर करेंगे तो वो इस तरह से शो होगा आपके पास। और इसको कलर्स आपने वही टेक्स्ट म्यूटेड है तो वो ऐसे ग्रे से कलर में शो होगा, टेक्स्ट प्राइमरी है तो ब्लू कलर, टेक्स्ट एक्सप्रेस है तो ग्रीन कलर, इन्फो है तो लाइट ब्लू कलर या स्काई ब्लू कलर, और फिर अगर वार्निंग है तो येलो कलर, अगर डेंजर है तो रेड कलर। अगर आपके पास डार्क है या बल्कि आपका अगर सेकेंडरी है तो आपका यहाँ पे जो है ना ये सिल्वर कलर शो हो जाएगा, और अगर डार्क है तो ब्लैक कलर, और अगर लाइट है तो ये देखिए हल्का सा आपको शायद कि थोड़ा सा फील हो रहा हो कि ये एक स्पिनर यहाँ पे और भी है जो लाइट कलर में शो हो रहा है हमारे पास। देन वी हैव ग्रोइंग स्पिनर्स। तो ग्रोइंग स्पिनर्स आपके इस तरह से ग्रोइंग स्पिनर्स होते हैं। ठीक है, और इसका भी कलर देखेंगे यहाँ से इसी तरह से साइन किया। देन आपके पास स्पिनर साइजेस हैं तो यूज स्पिनर बॉर्डर स्मॉल और स्पिनर बॉर्डर स्मॉल, स्पिनर बॉर्डर स्मॉल और स्पिनर ग्रो स्मॉल। तो वो आप इसको जो है साइज देते हैं, लेकिन इसके साइजेस दो ही होती हैं, स्मॉल होते हैं या लार्ज साइज होता है। इसके अलावा इसका तीसरा कोई साइज, मीडियम या लार्ज, सॉरी एक्स्ट्रा लार्ज या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, वो साइज के यहाँ पे नहीं होते। देन वी हैव स्पिनर बटन्स। ठीक है, ये स्पिनर बटन्स आपके इस तरह से हैं। बटन्स के अंदर आप स्पिनर पुट करते हैं ऐसे करके देखिए, मतलब पहले आपने बटन क्रिएट किया, बटन क्रिएट करने के बाद उसके अंदर आपने स्पैन पुट किया, और उस स्पैन के अंदर जो है फिर अब आपने यहाँ पे वो स्पिनर बॉर्डर की क्लास जो है वो दे। लेकिन आप देखें कि जो हमारा टेक्स्ट है जो हमने अपने बटन पे शो करना वो हम स्पैन टैग में नहीं लिख रहे, वो हम दोबारा, ये स्पैन टैग यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया, उसके बाद इससे बाहर आके बटन टैग के अंदर उसने दोबारा वो टेक्स्ट इंसर्ट किया जो उसको वो अपने बटन के ऊपर शो करवाना चाहता है। ठीक हो गया। देन वी हैव पेजिनेशन। पेजिनेशन क्या होती है कि अक्सर आपने पेजेस के नीचे नंबरिंग लिखी होगी 1 2 3 4 5, तो वो जो चीज़ होती है वो आपके पास पेजिनेशन होती है, और वो पेजिनेशन हम कर सकते हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप। ठीक है, और वो बूटस्ट्रैप आप कैसे करते हैं? बूटस्ट्रैप के थ्रू सिंपली आप एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट को आप क्लास देते हैं पेजिनेशन की। एक मिनट, अब यहाँ पे ये जो पेजिनेशन क्लासेस ने दिए हुए हैं ना, मैं सिंपली ये पेजिनेशन को यहाँ से खत्म कर, तो ये उसने उसको बना दिया है जी अनऑर्डर्ड लिस्ट। लेकिन अगर यहाँ पे पेजिनेशन क्लास लिखी होती तो ये देखें कि अल्टीमेटली ये उसको उसी फॉर्म में ले आता है जिस फॉर्म में जो पेजेस के अपने आप वेब पेज के नीचे आपके वेब पेजेस के नंबर होते हैं,
होता है। कोई मैंने इसको नहीं बताया कि इतने पैडिंग दो, इतने जो है ना, या कोई टेबल नहीं मैंने क्रिएट किया, सिंपली मैंने इसको क्लास दे दी पेजिनेशन की, उसके अंदर क्लास आइटम मैंने पुट किए, और इसको मैंने पेज आइटम, अगर मैं यहाँ से इसको खत्म कर देती हूँ तो देखते हैं क्या होता है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है ना, अनऑर्डर्ड लिस्ट का अंदर जो लिस्ट आइटम है वो डेफिनेटली वो सारे पेजिनेशन में ही ऐड होंगे हमारे पास, ठीक है। एक्टिव स्टेट अगर हमें शो करवाना है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम पहले दिन से बात करते आ रहे हैं कि अगर आपने एक्टिव स्टेट शो कराना है, अगर आपने उसको हाईलाइट करना है तो आप सिंपली उसके लिए एक्टिव क्लास जो है वो यूज कर सकते हैं बूटस्ट्रैप में, और उससे आप उसको एक्टिव का स्टेटस दे देते हैं। डिसेबल स्टेट करना है तो आप उसके लिए डिसेबल यूज करेंगे, जैसे ये है। फिर पेजिनेशन का अगर हमें साइज इंक्रीज करना है तो वो वही पेजिनेशन लार्ज कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, इसका भी या मीडियम या एक्स्ट्रा लार्ज या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज साइज जो है हमारे पास इसका नहीं होता। फिर पेजिनेशन की अलाइनमेंट है, तो अलाइनमेंट आप कैसे कर सकते हैं, वो आप इसको सिंपली इनलाइन स्टाइल देंगे, ठीक है। और वो इनलाइन स्टाइल के थ्रू आपने उसको दे देना है, या आप ये देखें जस्टिफाई कंटेंट एंड कर सकते हैं आप इसको। तो उससे क्या होता है कि ये आपके बिल्कुल कॉर्नर पे नीचे आके, एक मिनट हम इसको करके देखते हैं। अच्छा जी, ये जो हमारे पास यहाँ पे कंटेंट एंड था, कंटेंट एंड को मैं यहाँ से अगर ख़त्म कर दूँ तो देखते हैं क्या होता है। ये वापस चला जाएगा अपनी जगह पे, जो ये क्योंकि ये कंटेनर में डिफाइंड है ना, एक मिनट मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। देखिए ये कंटेनर है, अगर इस कंटेनर को मैं कंटेनर फ्लूइड कर दूँ तो देखिए यहाँ पे शो हो जाएंगे, लेकिन ये यहाँ पे सेंटर में क्यों शो हो रहा है, क्योंकि इसका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे करके हमारे पास यहाँ शो हो रहे हैं, सही हो गया। देन वी हैव, अच्छा ये जो यहाँ पे आपने एक चीज आपने देखी होगी कि यहाँ पे आपको इनलाइन स्टाइल जो है वो अपीयर हो रहा है, और वो वहाँ पे जब हम एडिटर में गए थे तो एडिटर में तो आप देखें कि ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर के आगे तो कोई हमें स्टाइल शो नहीं हो रहा। ये वो स्टाइल है जो बूटस्ट्रैप में बाय डिफॉल्ट फाइल के अंदर रिटर्न है, और यहाँ पे अब वो बस इम्प्लीमेंट हो रहा है। देन वी हैव ब्रेड क्रम्स, ठीक है। ब्रेड क्रम्स एक कंसेप्ट है कि जैसे अब यहाँ पे आप जाएं ऊपर, तो यहाँ पे शायद शो नहीं, यहाँ पे तो शो नहीं हो रहा, लेकिन देखें ब्रेड क्रम्ब बेसिकली क्या होता है कि आपने एक होम पेज था, होम पेज से आप फिर एक पेज में गए, फिर या आप कह लें कि होम पेज से एक पेज में, उस पेज से फिर उसका एक और पेज, फिर उसका एक और पेज, तो वो जो एक हायरार्की आपकी बनती जाती है उसको आप ब्रेड क्रम्स कहते हैं। जैसे देखिए ये आपके पास एग्जांपल है फोटोज में समर 2017, फिर इटली है, इटली के अंदर रोम है, एल्बम्स के नाम है। तो आप उसको ये लिस्ट आप किस तरह से बनाते हैं, ये आप इसमें जैसे हमने ऊपर देखा था कि अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम क्लास नेम देते हैं पेजिनेशन, तो इसलिए ये बनाने के लिए ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को जो है क्लास नेम देते हैं वो ब्रेड क्रम्ब देते हैं, और अंदर हम उसके ब्रेड क्रम्ब आइटम्स जो है वो डिफाइन कर देते हैं, तो ये आपका जो है ब्रेड क्रम्ब ऐसे वाला बन जाता है, ठीक है। फिर आपके पास बूटस्ट्रैप 5 लिस्ट ग्रुप्स हैं, सिंपली आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी, उसको आपने क्लास नेम दे दिया लिस्ट ग्रुप, और आप आगे आप लिस्ट ग्रुप आइटम देते जाएंगे, तो उससे आपके लिस्ट ग्रुप आइटम जो बनते जाएंगे। एक्टिव स्टेट है तो वही बात है कि आपने उसके साथ एक्टिव पुट किया तो आपका वो एक्टिव हो जाता है। और लिस्ट ग्रुप विद लिंक्ड आइटम, तो लिंक्ड आइटम में आप कैसे कर सकते हैं कि सिंपली आपने क्या करना है कि उसके लिए फिर आप अनऑर्डर्ड लिस्ट नहीं यूज करते, उसके लिए आप डिव टैग यूज करते हैं। डिव टैग को आप लिस्ट ग्रुप का जो है नेम दे देते हैं और वो नेम देने के बाद आप क्या करते हैं कि उसके अंदर आप एंकर टैग्स डिफाइन करते हैं, और एंकर टैग्स को आप मतलब यहाँ पे आप कोई भी सॉरी, यहाँ पे आप उसका कोई भी लिंक दे सकते हैं, ठीक है। और उस लिंक को देने के बाद आप आगे लिस्ट ग्रुप आइटम करें, लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन दे दें, और फर्स्ट आइटम आप यहाँ पे मेंशन करें। डिसेबल्ड आइटम है तो डिसेबल आप कैसे करते हैं कि वो लिस्ट ग्रुप आइटम के बाद आप यहाँ पे डिसेबल्ड लिख देंगे तो वो आइटम जो आपका डिसेबल हो जाएगा। अगर आपने बॉर्डर्स को फ्लश करना है, रिमूव करना है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर्स कौन से हम इनकी बात करें, ये देखिए ये जो बॉर्डर्स है ना, ये अगर आप खत्म करना चाहते हैं अपने लिस्ट में तो सिंपली आप लिस्ट ग्रुप के बाद क्या करेंगे, लिस्ट ग्रुप फ्लश कर देंगे, तो आपका जो और लिस्ट है उसके साथ बॉर्डर्स जो है आपके वो खत्म हो जाते हैं। देन वी हैव नंबर्ड लिस्ट ग्रुप्स। अब ये जो नंबर्ड लिस्ट ग्रुप्स हैं आपके, इसके लिए आप सिंपली क्या करते हैं कि लिस्ट ग्रुप आप नंबर्ड लिख देते हैं, ठीक है। एंड देन आपके अगर आप हॉरिजॉन्टल लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप लिस्ट ग्रुप हॉरिजॉन्टल लिख देते हैं। अगर आप कंटेक्सचुअल क्लासेस बनाना चाह रहे हैं तो वो कंटेक्सचुअल क्लासेस वही हो जाती हैं जो हम अपने ये कलर्स की बेसिस पे बना रहे होते हैं। तो उसमें अब आप देखें कि यहाँ पे सिंपली आपने लिस्ट ग्रुप क्रिएट की, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में बनती है। और फिर आप अपना जो ग्रुप आइट लिस्ट ग्रुप आइटम सक्सेस लिस्ट ग्रुप आइटम सेकेंडरी, ये आप इस तरह से बनाते हैं। एंड देन लिंक आइटम्स विद कंटेक्चुअल क्लास, तो ये आप दोबारा से
क्योंकि लिंक की बात आ गई है तो हम फिर दोबारा डिव बनाएंगे, डिव को लिस्ट ग्रुप देंगे, उसके अंदर एंकर टैग्स, और एंकर टैग्स को फिर हम जो क्लास नेम देंगे वो होगा पहले लिस्ट ग्रुप आइटम, और लिस्ट ग्रुप आइटम के बाद जो दूसरा क्लास नेम हम देंगे वो होगा लिस्ट ग्रुप आइटम सक्सेस, लिस्ट ग्रुप आइटम सेकेंडरी, लिस्ट ग्रुप आइटम इन्फो, जो हम देना चाह रहे हैं वो उस तरह से करते हैं। ठीक है, then we have bootstrap 5 cards. ये cards, a card in bootstrap is a bordered box with some padding and around its content. It includes options for header, footer and content, colors, etc. ठीक है, यहाँ पे अब आप ये देखें, ये आपका इस तरह से करके बन जाता है। हम एग्जांपल टेक्स्ट, ये अब मतलब यहाँ पे लेट्स सपोज ये एक इमेज है आपके पास, ये इमेज जो है आपका, उसके साथ नीचे आपका कुछ टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट की जाहिर नजर आ रहा है कुछ ना कुछ पैडिंग है साइड से। ठीक है, और यहाँ पे अब आपका एक बटन है, इस पे आप क्लिक करते हैं तो अभी इसके साथ डेफिनेटली कोई ना कोई लिंक अटैच नहीं है, वरना ये आपको उस लिंक पे ले जाता। ठीक है, तो ये आपका सी प्रोफाइल, ये एक अब एक कार्ड बन गया आपका। ठीक है, और इसके लिए आपने क्या यूज किया, सिंपली आपने डिव क्लास यूज की है कार्ड की, उसके अंदर आपने डिव क्लास की है कार्ड बॉडी, और उसके आप इसको एक मिनट हम ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, ये आपने एक बेसिक कार्ड जनरेट किया हुआ, इस कार्ड के अंदर फिलहाल कोई आपकी नहीं है, कोई इमेज वगैरह आपने पुट नहीं किया हुआ, लेकिन ये देखिए बेसिक कार्ड आपका फुल विड्थ पे, जो कंटेनर की फुल विड्थ थी उस पे ये बेसिक कार्ड आपका बन के ऐसे शो हो रहा है आपके पास। ठीक है, देन वी हैव हेडर एंड फुटर है आपके पास आपके कंटेंट में, तो वो हेडर एंड फुटर आप अपने कंटेंट में कैसे ऐड कर सकते हैं, या आप कह लेंगे अपने कार्ड में कैसे, तो आपने सिंपली हेडर डिफाइन करना है कार्ड के टैग के अंदर, फिर आपने कंटेंट डिफाइन किया, फिर आपने फुटर डिफाइन किया, तो वो ये देखें कुछ इस तरह से आपको शो हो जाता है। देन आपके पास कंटेक्चुअल कार्ड है, तो कंटेक्चुअल कार्ड में वही आप बैकग्राउंड, प्राइमरी, सक्सेस या इन्फो वाला दे देते हैं। ठीक है, और इसको इस तरह से करके हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। देन वी हैव ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन्स को आप यूज करते हैं अपनी नेविगेशन बार्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। ठीक है, और फॉर्म्स में जो ड्रॉप डाउन होता है वो तो सिलेक्ट का टैग हम यूज करते हैं वहाँ पे, और वो तो वैसे इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन जो उसके अलावा नैव बार्स में होता है या कहीं और, अगर आपने कोई कहीं पे एक्सेप्ट फ्रॉम द फॉर्म अगर आपने कोई ड्रॉप डाउन बनाना है, तो वो फिर आप ये बेसिक ड्रॉप डाउन यूज कर सकते हैं। और उसके लिए क्या क्लास है बूटस्ट्रैप की, सिंपली आपने ड्रॉप डाउन लिखना होता है, और उसके अंदर फिर आप जो है ना अपना बटन डिफाइन कर दें, बेशक या जैसे इस बटन के लिए डिफाइन है ना, तो उसके अंदर ये देखना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक डिव क्लास है जिसका आपने एक क्लास नेम ड्रॉप डाउन रख दिया, और उसके अंदर आप बटन है तो बटन की टाइप आपने बटन दे दी, आपने बीटीएन प्राइमरी कर दिया। अच्छा ड्रॉप डाउन, एक मिनट हम इसको ना करके देखते हैं यहाँ पे। अच्छा अब एक यहाँ पे चीज लिखी है ड्रॉप डाउन टॉगल। ठीक है, इसको मैं खत्म करूँ तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब वो जो इसके साथ एक यहाँ पे एक आप कैरेट शो हो रहा था, उस सिंबल को हम कैरेट कहते हैं, उससे हमें ये पता चलता था कि इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगी तो मुझे कुछ ना कुछ मतलब ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होगा। लेकिन अब यहाँ पे अब वैसे आप देखें तो ये बटन सिंपल एक क्लिकेबल बटन लग रहा है, यानी कि इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो ये मुझे किसी और पेज पे लेकर जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसका वो टॉगल जो है वापस लेकर आते हैं, टॉगल इफेक्ट, तो अब ये देखिए यहाँ पे कैरेट शो होता है, और ये देखिए अब ये इससे मुझे पता चल रहा है कि इस बटन पे क्लिक करने से कोई ना कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू यकीनन ड्रॉप होगी। और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको कहाँ पे एक्सेस दिया है कि डेटा बीएस टॉगल करना है, या टॉगल करके ड्रॉप डाउन में क्या शो करवाना है, वो आपने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है। वो अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है आपकी, उसका आपने क्लास नेम ड्रॉप डाउन मेन्यू रखा है, और ड्रॉप डाउन मेन्यू आपने उसका नाम रख के तो उसको ड्रॉप डाउन आइटम और इस तरह से करके आपने वो साइन करके यहाँ पे अपनी ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो बना लिया। ठीक है, ओके देन वी हैव एग्जांपल, आपने उसने एक्सप्लेन किया है, तो एग्जांपल एक्सप्लेन करके क्या यहाँ पे हमें चीज देखने को मिल रही है कि ड्रॉप डाउन जो है क्लास को इंडिकेट करती है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, और फिर उसके बाद टू ओपन ड्रॉप डाउन मेन्यू आप एक ड्रॉप डाउन टॉगल देंगे, और डेटा बीएस टॉगल आपने मस्ट देना है। अगर आप ये एट्रीब्यूट नहीं देते तो आपकी ये वो अनऑर्डर्ड लिस्ट या जो आपने ड्रॉप डाउन में एलिमेंट्स दिखाने वो शो नहीं होते। देन वी हैव ड्रॉप डाउन डिवाइडर है, डिवाइडर में आपके पास ये देखिए जो ये लिंक के अनदर लिंक के बीच में एक ऊपर लाइन शो हो रही है ना, ये लाइन उसने कैसे शो करवाई है, सिंपली एचआर क्लास उसने ड्रॉप डाउन डिवाइडर दे दिया, और वो आपके पास यहाँ पे जो है वो शो हो गई है। ठीक है, देन वी हैव बूटस्ट्रैप 5 कोलैप्स है, बेसिक कोलैप्सिबल है, तो इसको अब आप कैसे कोलैप्स करा सकते हैं, एक मिनट। ठीक है, ये अब आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके पास कुछ टेक्स्ट अपीयर हुआ, और इसके ऊपर आपने वापस क्लिक किया तो वो टेक्स्ट आपका जो है वो हाइड हो गया। ठीक है,
और इसके ऊपर अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे अब आप आए तो बटन टाइप है आपका, ठीक है। और इसमें आपने इस बटन को टाइप दे दी बटन की। देन वी हैव क्लास बटन, देन वी हैव डेटाबेस टॉगल। अब टॉगल में आपने पीछे हमने किया था ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन का मतलब ये था कि वो उस डेटा को ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिखाएगा या ड्रॉप लिस्ट की फॉर्म में दिखाएगा। यहाँ पे अब हमने इसका डेटा टॉगल जो है वो कोलैप्स किया है, तो ये इसको एक कोलैप्स फॉर्म में दिखाएगा। और फिर आगे हमने इसको जो टारगेट दिया है वो हमने हैश डेमो दे दिया है। हैश डेमो क्या है, वो आईडी हैश हमने यूज किया ये बताने के लिए। एक मिनट, हम यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं डेमो करके। बस कोलैप्स के आगे मैं इसकी डेमो लिख देती हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो भी देखिए वो हमारा काम कर रहा है सिंपली। तो यहाँ पे बस आपने जहाँ जिस डिव में आपने जो टेक्स्ट दिया जिसको आप कोलैप्स कराना चाहे उसकी आईडी या क्लास आप यहाँ पे दे देंगे टारगेट में। और उसके बाद आप ये देखिए वो टेक्स्ट आपका कोलैप्स हो रहा है। एंड देन वी हैव एक्सप्लेन होगी एग्जाम्पल। हमारी एग्जाम्पल एक्सप्लेन होने के बाद अब आप यहाँ पे देखें कि अच्छा ये जो आपका टैग था इसको उसने यहाँ पे करके दिखाया कि आप ए टैग के थ्रू भी इसको कोलैप्स करा सकते हैं। ठीक है, ये मैं कमेंट करके देखती हूँ। अच्छा अब यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका ए टैग था लेकिन ए टैग के अंदर उसने बीटीएन यूज किया। तो एक मिनट, हम जरा इस बीटीएन को यहाँ से खत्म करके देखते हैं अब क्या होता है। देखिए अब भी ये अपनी फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म कर रहा है। और इसी तरह से आप सिंपली अगर डिव के ऊपर भी कोलैप्स शो का लगा देते हैं तो ये देखें आपका डेटा जो है वो कोलैप्स हो रहा है और शो हो रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ है कि आपने जो बटन था, बटन को आपने बनाया, उस बटन को आपने सिंपली अपने डिव की आईडी दे दी और ये आपका कंटेंट जो है वो शो हो रहा है। लेकिन बाय डिफॉल्ट देखें आपका कंटेंट यहाँ पे शो हो रहा था, तो उसकी वजह क्या थी कि आपने कोलैप्स के साथ यहाँ पे शो लिखा है। एक मिनट, यहाँ पे मैं कोलैप्स ही सिर्फ लिखती हूँ तो देखिए वो शो नहीं हो रहा। अगर मैं क्लिक करूंगी तो शो होगा, वैसे शो नहीं होगा बाय डिफॉल्ट। यानी जब फर्स्ट टाइम ये रन हो रहा है तो वो शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे एक मिनट ये कोलैप्स शो करें तो जब रन होगा तो फर्स्ट टाइम ये डाटा शो होता है। लेकिन जब आप इस पे सिंपल कोलैप्सिबल करते हैं तो वो कोलैप्स होता है। ठीक है। देन वी हैव नैव्स। ठीक है, नेविगेशन बार्स हमने कैसे बनाते हैं बूटस्ट्रैप में वो अब आप देखें। ये सिंपलेस्ट तरीका है नेविगेशन बार बनाने का बूटस्ट्रैप में। और ये कैसे बनती हैं, इसमें सिंपली आप क्या करते हैं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट आपने बना दी। ठीक है, और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट आप बनाते हैं तो उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप देखें ये होगी ना आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट। एक मिनट यहाँ से मैं इसको थोड़ी सी स्पेस। अच्छा, ये आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपकी लिस्ट आइटम्स है। लिस्ट आइटम्स के अंदर आपने एंकर टैग्स दे दिए और ये आपकी एक जो है मेन्यू बार वो बन के आ गई है। और ये क्यों ऐसे शो हो रही है, क्योंकि आपने यहाँ पे जो अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लास नेम दिया था वो आपने सिंपली दिया था नैव। ठीक है, और अगर आप इसको सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दें, जस्टिफाई कंटेंट एंड कर दें, तो आपकी जो नेविगेशन बार है वो अलाइन हो जाती है। अगर आप वर्टिकल बार बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप सिंपली नैव के साथ आप फ्लेक्स कॉलम लिखते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी नेविगेशन बार है ना वो एक कॉलम में उसको वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे ये कॉलम बन गया है आपकी नेविगेशन बार का। ठीक है, और ये इस तरह से शो हो रहा है आपको। तो ऊपर तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें ऐसे हॉरिजॉन्टली शो है, लेकिन यहाँ पे जब हमने फ्लेक्स कॉलम दिया है तो ये जो है ना कॉलम बन गया हमारे पास यहाँ पे हमारी नेविगेशन बार का। देयर वी हैव टैब्स। ये टैब्स आपके पास शो के क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपने नैव के बाद आप नैव टैब्स आपने उस अनऑर्डर लिस्ट को क्लास दी नैव टैब्स, और उसके अंदर फिर आपने नैव आइटम फर्दर डिक्लेयर करवा दिए तो वो आपके टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे ऊपर आपकी नेविगेशन बार शो होगी। देन नैव फिल्स अगर आपने करने हैं तो सिंपली कुछ भी नहीं करना। देखिए बेसिक एक चीज आपने अभी तक अंडरस्टैंड की होगी कि जो बेसिक तरीका कार या बेसिक सिंटैक्स है टू जनरेट नेविगेशन बार वो यही कोड है। ठीक है, इसी के अंदर फिर आप एक एक दो दो क्लास ऐड करते जाएं तो वो आपकी पहले टैब बन जाएगी, टैब से फिर नैव फिल्स कर दे तो नैव फिल्स बन जाएगी। अगर जस्टिफाइड टैब्स या फिल्स बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली नैव नैव फिल्स कर दें और नैव जस्टिफाइड कर दें तो वो आपकी देखें इस तरह से जस्टिफाइड का ही होता है कि वो इक्वल बिट मिल जाती है। आप जितनी आपके
कंटेनर की विड्थ होती है उसके हिसाब से आपने जो कंटेंट या जो आपने नैव आइटम दिया होता है उन सबको इक्वल विड्थ मिल जाती है और वो जस्टिफाई हो जाते हैं। फिर पिल्स विद ड्रॉप डाउन, वो आप कैसे कर सकते हैं कि सिंपली आपने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई उसको आपने नैव पिल्स दिया, जो क्लास नेम था, उसके अंदर आपने फिर एक और जो है ना अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई और वो थी आपकी ड्रॉप डाउन मेन्यू, उसमें आपने वो अपने ड्रॉप डाउन वाले एलिमेंट्स पुट किए और उस ड्रॉप डाउन को फिर आपने लिंक किया एक लिस्ट आइटम के साथ। और यहाँ पे अब ये देखें बेसिकली तो सारे लिस्ट आइटम नैव आइटम है, लेकिन ये वाला आइटम जो है इसके साथ हमने क्योंकि ड्रॉप डाउन करना है तो ये ड्रॉप डाउन यहाँ पे मैंने लिख दिया और उसके अंदर फिर जो है ये हमने टॉगल वाला और वो सारा कुछ करके तो वो हमने यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन बनवा दिया। ठीक है, देन टैब्स विद ड्रॉप डाउन, तो वो भी सिंपली क्या है कि आपने नैब टैब में बना दी, नैब टैब के अंदर जाके जो आपका लिस्ट आइटम होगा वहां पे आपने ड्रॉप डाउन बनाया। ये अच्छा, ये ड्रॉप डाउन का वही सिंटैक्स है, वही कोड है जो हमने ऊपर बूटस्ट्रैप ड्रॉप डाउन में डिस्कस किया था। ठीक है, ओके। देन नीचे हमारे पास टॉगलेबल डायनेमिक टैब्स हैं। तो ये डायनेमिक टैब्स कैसे आते हैं कि लेट्स सपोज मेन्यू 1 मेन्यू 2, तो ये आपके पास कैसे शो हो रहे हैं कि आपने इसमें क्या करना होता है कि सिंपली अब आप, चले इसको हम ना ओपन करके देख लेते हैं कि यहाँ पे अब आपने टैग्स क्रिएट कर दिए। ठीक है, और टैग्स क्रिएट हो गए, आपका टैब लिस्ट आ गया, उसके सारे आइटम्स आ गए आपके पास। ठीक है, ये आपने पहले यहाँ पे अभी तक ये जो है ना आपने पहले तो आपने वो टैब क्रिएट किया, टैब क्रिएट करने के बाद फिर आपने टैब का जो कंटेंट है वो क्रिएट किया और वो आपने कैसे करना है कि जो आईडी है आपकी वो होम दे दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, और अच्छा अब ये देखें यहाँ पे आपने तीनों के लिए अलग अलग जो है वो अपने टैब्स को डिफाइन कर दिया, उसका टेक्स्ट आपने अलग से डिफाइन कर दिया और आपने इसको यहाँ पे ऊपर डेटाबेस टॉगल में दे दिया कि यहाँ पे आपका जो जिसकी मतलब आपने टॉगल कैसे करवाना है वो आपने टैब्स में टॉगल करवाना है। और वो टैब्स में आपने टॉगल किस तरह से करवाना है कि यहाँ पे आप देखें मिसाल के तौर पे जो आपने ये यहाँ पे सिंपली क्या किया है कि एक मिनट जरा, ये मैं यहाँ से रिमूव कर फिर देखते हैं। देखिए आपके होम टैग के अंदर जो चीज आपको यहाँ पे शो हो रही है, हम्म, अब ये देखें यहाँ पे अब आपका होम टैग तो शो हो रहा है आपको। ठीक है, या जो होम के अंदर उसने लाइन लिखी थी वो शो हो रही है, लेकिन अब मेन्यू 1 पे जब हम जा रहे हैं तो वो टेक्स्ट इसके नीचे शो हो रहा है, मेन्यू 2 का उसके नीचे शो हो रहा है। तो ये होम क्यों चेंज नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो उसने उसको किया था हैश होम करके, हैश होम करने का मतलब ये था कि यानी ये जो डिव था जहाँ पे उसने होम का टेक्स्ट दिया हुआ था उसके लिए उसने यहाँ पे उसको कुछ आईडी असाइन की थी जिस आईडी का नाम था या वो आईडी नेम था होम, और वो होम को उसने रेफर किया यहाँ पे हैश होम करके। तो अब जब ये टॉगलेबल होता था तो यानी कि जब हैश होम शो होगा तो उससे जब आगे मेन्यू 1 पे जाएगा तो वो मेन्यू 1 इस होम वाले टेक्स्ट को टॉगल करके तो मेन्यू 1 वाले टेक्स्ट पे आ जाएगा। अब रन करके देखते हैं तो देखें मैं होम टैग है, मेन्यू 1 पे गया वो टेक्स्ट टॉगल होके नेक्स्ट पे आ गया। अब मेन्यू 2 पे जाएंगे तो मेन्यू 1 के टेक्स्ट को टॉगल करके वो मेन्यू 2 पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका टॉगलेबल जो टैब है वो बनता है। और इसी तरह टॉगलेबल डायनेमिक फिल्स जो है आपकी वो भी सेम सिंटेक्स है आपका। सिंपली उसमें भी आपने क्या करना है कि पहले आपने अपने जो पिल नेविगेशन बार है वो बनानी है, उसके बाद आपने उसका कंटेंट बनाना है, कंटेंट को उसके साथ लिंक करना है और ये आपकी जो नेविगेशन बार है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, देन वी हैव नैव बार। ये फिलहाल नेविगेशन थी हमारे पास। अभी जो नैव बार है आपकी कंप्लीट जो नेविगेशन बार, यहाँ पे भी आप देखें ऊपर नेविगेशन बार जो बनी है, इस नेविगेशन बार को जो है ना वो हमने इसमें अभी देखना है। ठीक है, और नेविगेशन बार को हम इसमें कैसे देखते हैं कि यहाँ पे अब आप आ जाएं, ये सबसे पहले उसने बेसिक नेविगेशन बार हमें बना के दिखाई हुई है। ये बेसिक नेविगेशन बार कैसे होगी कि नैव क्लास, अच्छा यहाँ पे जो है अब आप नैव का टैग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमने देखा था कि एक टैग होता था डिव का या अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग था, उसको हम क्लास नेम नैव देते थे। यहाँ पे हम टैग ही नैव का यूज कर रहे हैं और उसको क्लास हम नैव बार दे रहे हैं और नैव बार एक्सपेंड स्मॉल और फिर बैकग्राउंड इसका लाइट। ठीक है, एक मिनट इसको रन करके देखते हैं। और ये बैकग्राउंड, अभी इसका बैकग्राउंड जो है वो मैं एक मिनट सक्सेस करके देखती हूँ तो जरा ये देखें ये हमारी बैकग्राउंड बन गई, इसकी बैकग्राउंड सक्सेस हो गया।
और ये करने के बाद जो है ना, अब आप इसमें फर्दर देखें, फिर नीचे आ जाए तो कंटेनर फ्लूइड है आपका। कंटेनर फ्लूइड से इसको जरा कंटेनर पे ले जाते हैं, तो विड्थ इसकी जो है वो, अच्छा अब इसकी विड्थ, जो एलिमेंट्स हैं उनकी विड्थ क्यों कम हो गई है? क्योंकि मैंने इसको जो है नैव बार फ्लूइड से हटा दिया है, इसको हटा के वापस नैव बार फ्लूइड कर देते हैं, और इसको जो है नैव बार एक्सपैंड करके लार्ज करके देखते हैं तो क्या होगा। इसकी कोई भी डिफरेंस इस पे नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम इसको खत्म करें यहाँ से तो देखते हैं क्या होता है। तो देखें कि ये उसके जो एलिमेंट्स थे वो हमारे पास एक वर्टिकल लिस्ट में शो हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में शो नहीं हो रहे। ठीक है, ये अब आप देखें, ऐसे वापस हम अपनी नैव बार को रिसाइज रिट्रीव करते हैं चेंजेस हमने किए। फिर वर्टिकल नैव बार है, तो वर्टिकल नैव बार के लिए सिंपली हमने अभी देखा है कि ये जो नैव बार एक्सपैंड है इसको खत्म करते हैं हम क्लास को, तो बीच में से सिंपली क्या बन जाती है आपकी वर्टिकल नैव बार बन जाती है। देन वी हैव सेंटर्ड नैव बार। तो सेंटर्ड नैव बार के लिए आप क्या करते हैं कि अपने हमेशा अपने कंटेंट को जस्टिफाई सेंटर कर दें, तो वो आपका सेंटर में अलाइन हो जाता है। देन कलर्ड नैव बार है, तो कलर्ड नैव बार के लिए आप उसका, जैसे मैंने आपको ऊपर नैव बार सक्सेस कर दिया था बैकग्राउंड लाइट करके, तो उसी को बैकग्राउंड इन्फो कर दें या कोई और कलर दे दें, वो इट्स अप टू यू। ठीक है, एंड देन वी हैव एक्टिव और डिसेबल स्टेट। तो एक्टिव और डिसेबल स्टेट आपने हमेशा याद रखना है कि वो आप ये जो लिस्ट टैग है ना, लिस्ट टैग के अंदर फिर आपका एंकर टैग है, इस एंकर टैग को आपने एक्टिव या डिसेबल स्टेट देना है इसी तरह से करके, और वो आपका एक्टिव हो जाएगा या डिसेबल हो जाएगा। फिर आपने ब्रांड या लोगो का नेम देना है, तो वो आप देखें किस तरह से दे सकते हैं कि navbar brand class is used to highlight the brand logo project name of your page। यहाँ पे आपने navbar brand जब लिखा तो उसके अंदर यानी कि आप लोगो को दे देंगे, और वो बाय डिफॉल्ट ही उसको जो है लोगो के तौर पे रीड करता है। ठीक है, यानी इसके देखिए अलग से आप क्लास यूज कर रहे हैं navbar brand। ठीक हो गया, एंड देन वी हैव लास्टली कैराउजल। ठीक है, कैराउजल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद वाली जो चीज़ें हैं वो हम इतनी कॉमनली यूज नहीं करते, तो उनको हम नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ एक ये फ्लेक्स को हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। पर कैराउजल, अब आप देखिए कैराउजल यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कैराउजल में अब हो क्या रहा है कि ये आपके पास एक स्लाइड शो क्रिएट हुआ है, और ये स्लाइड शो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने बूटस्ट्रैप में यूजिंग द कैराउजल टैग। ठीक है, और या बल्कि कैराउजल क्लास है हमारे पास, कैराउजल क्लास हम यूज करते हैं। ठीक है, ये अब आपके पास यहाँ पे देखना, आपके पास सिंपली एक ना पूरा कोड है आपका, और इस कोड में अब आप देखें यहाँ पे क्या है कि यहाँ से अब उसने बताया कि ये आपने कमेंट ऐड किया हुआ है, कमेंट से यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये अब हमारा कैराउजल जो है ना वो ऐड हो रहा है। इसके बाद अच्छा, ये आपने अपना एक डिव बनाई, मेन डिव जो थी जिसको आपने कैराउजल स्लाइड की का नेम दिया, और उसने BS राइड आपने उसको कैराउजल कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब आपने एक और डिव बनाई उसके अंदर, जिसके अंदर आपने उसके जो इंडिकेटर्स हैं वो बना दिया आप। ठीक है, और ये इंडिकेटर्स आपने कैसे बनाए हैं जी? BS डेटा BS टारगेट है आपका डेमो, और यानी कि आपने ये टारगेट आप किस डेटा को कर रहे हैं जो इस डेमो डिव के अंदर आपका ऐड किया जाएगा। ठीक है, और उसको आपने स्लाइड नंबर दे दिया 0, तो यानी कि वो एक्टिव है। और एक मिनट, अगर हम यहाँ से इसको खत्म करके देखते हैं, रन करते हैं तो क्या होता है। अच्छा, अब ये जो हमारा वो ऑटोमेटिक स्लाइड शो था वो खत्म हो गया, जो नीचे यहाँ पे हमारे इंडिकेटर्स थे वो खत्म हो गए हैं। तो इंडिकेटर से हमने ये चीज़ देखी है कि इससे एक तो हमारा जो ऑटोमेटिक स्लाइड शो है वो चल रहा था। ठीक है, दूसरा इससे क्या हो रहा था कि हमारे पास, पर हमें लेट सपोज यहाँ पे एक और चीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं, ये हम ना थर्ड वाला बना देते हैं इससे, और इसी एलिमेंट को हम दोबारा से यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको नीचे 4 कंट्रोल्स जो है वो शो हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अब हम यहाँ पे वो देखते हैं कि आपका 4 कंट्रोल्स के साथ आपका साइड शो जो है वो चल रहा है।
और क्योंकि अब एलिमेंट्स इसके इंक्रीज हो गए तो उसके हिसाब से जो उसने वन स्लाइड का जो टाइम था वो भी उसने इंक्रीज किया है। और ये लास्ट स्लाइड आप देखेंगे आपकी रिपीट हो रही क्योंकि उसको मैंने यहाँ पे नीचे कॉपी करके दोबारा उसमें पुट कर दिया। और ये लेफ्ट राइट कंट्रोल्स जो है आपके वो भी आपने कैसे पुट किए हैं, बटन है आप, बल्कि ये पहले ये देखते हैं डिव क्लास आपने जनरेट की, डिव क्लास के अंदर आपने आप इसको क्लास कैराउजल लेना। ये पूरे का पूरा कैराउजल आप बना सकते हैं, आप स्लाइड शो बना सकते हैं कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत किए बगैर। सिंपली आपने ये क्लास नेम्स जो है इनको आपने ऐसे ही पुट करना है। ये इमेजेस आप चेंज कर दें, ये अल्टरनेट्स जो हैं आपने जो यहाँ पे दिए हुए हैं विड्थ वगैरह सब कुछ आप चेंज कर दें। लेकिन बस जो कैराउजल की क्लास नेम्स हैं, जैसे ये डेटा टारगेट है, डेटा स्लाइड वाला है, इसको आपने चेंज ना करें तो आप यकीन करें इसी कोड के साथ आप एक बेहतरीन स्लाइड शो खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने कैराउजल आइटम के अंदर पहले आपने एक कैराउजल इनर दी क्लास, उस कैराउजल इनर के अंदर आपने कैराउजल आइटम्स दिए और उन आइटम्स को फिर जो है ना आपने अंदर फर्दर इमेजेस दे दिए। और फिर आपने बटन्स दो प्लेस किए लेफ्ट और राइट पे, उन बटन्स में आपने ये जो ये कंट्रोल बटन आपके ये आपने पुट किए। और लास्टली आपने ये अपना टेक्स्ट प्लेस से बेशक इसको यहाँ से खत्म कर दें। तो ये सिंपली आपका एक बेहतरीन कैराउजल जो है वो तैयार हो चुका है। और कैराउजल हमारा बेसिकली मकसद ये होता है कि इसके हम स्लाइड शो पुट करते हैं इसके अंदर। और कैराउजल के लिए जो ये आप इसकी क्लासेस को फर्दर अंडरस्टैंड करें तो कैराउजल का जो क्लास होती है इससे हम बेसिकली कैराउजल क्लास क्रिएट करते हैं। देन वी हैव कैराउजल इंडिकेटर्स, तो जो हमने लेफ्ट राइट बल्कि नहीं हमारे जो नीचे डॉट्स आते हैं या जो लाइन शो होती हैं हमारे पास कि कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं वो आपकी कैराउजल इंडिकेटर। देन कैराउजल इनर का टैग आप यूज करते हैं कैराउजल के अंदर स्लाइड्स पुट करने के। देन आप कैराउजल आइटम का टैग यूज करते हैं टू पुट कंटेंट इन दैट कैराउजल इनर। फिर कैराउजल कंट्रोल प्रीवियस, तो ये आप प्रीवियस जो यानी कि आप इसको लेफ्ट साइड पे पुट करते हैं। और कैराउजल कंट्रोल नेक्स्ट इसको आप राइट साइड पे पुट करते हैं। ये कंट्रोल टैग्स है आपके पास कैराउजल में। एंड देन ये जो कंट्रोल प्रीवियस आइकन है तो इसको यूज करते हुए आपको जो आइकन होता है प्रीवियस का लेफ्ट साइड पे जो शो होता है वो आप पुट कर सकते हैं। और डॉट स्लाइड वाला जो टैग होता है ये ट्रांजिशन ऐड करता है और इसको हमें जो डेटा टॉगल डेटा बी एस टॉगल डॉट स्लाइड टू वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। देन ये सारे जो है हमने इतने इनको यूज नहीं करना। लास्टली इसको हम देख सकते हैं, या बल्कि आज के लेक्चर का तो टाइम बल्कि है अभी हमारे पास, हम टेक्स्ट को डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है। तो फ्लेक्स है आपके पास, सिंपली फ्लेक्स भी क्या करते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स अब सपोर्ट नहीं होता। और इसको इतना ज़्यादा अभी खैर हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना वो हमारे पास ग्रिड सिस्टम है। बूटस्ट्रैप में जो हमने देखा था कॉलम्स हैं या कॉलम स्मॉल है कॉलम लार्ज है, उससे पहले जो चीज़ यूज़ होती थी टू डिस्प्ले आइटम्स इन ऐसे करके या कॉलम्स में करके, तो उसके लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो थे फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है। तो फ्लेक्स बॉक्स में बेसिकली 12 कॉलम भी होते थे आपके पास। ठीक है। और अब यहाँ पे आप देखें डी फ्लेक्स आपने यूज़ किया, उसको आपने पैडिंग दी 3 की और बैकग्राउंड आपने ये सेट करके टेक्स्ट राइट कर दिया। तो यहाँ पे अब आपने ये एक फ्लेक्स बॉक्स जो है वो क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इसका, अगर हम ये डी फ्लेक्स रिमूव कर दें ना, ये जो डी फ्लेक्स अब रन करें तो अब ये देखें सिंपली ये एक दूसरे के ऊपर नीचे शो हो रहे हैं। लेकिन जो डी फ्लेक्स था, डी फ्लेक्स ने अगर इनको डिस्प्ले करवाया है एक दूसरे के सामने सामने तो वो हम डी फ्लेक्स के थ्रू पुट कर रहे हैं। और भी हमें पता है अब इसके बहुत सारे तरीके आ गए हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर सकते हैं, डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स कर सकते हैं, हम कॉलम यूज कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के। लेकिन ये एक प्रीवियस मेथड है जिसको हमने बहुत अरसा यूज किया है। देन वी हैव इनलाइन फ्लेक्स है। ठीक है। तो ये भी एक ये इनलाइन फ्लेक्स क्रिएट कर रहा है आपके पास। फिर अगर आपने इनलाइन रो फ्लेक्स की रो अगर आपने क्रिएट करनी है तो वो रो आपकी ऐसे बन जाती है। ठीक है। और फिर अगर आप रो रिवर्स करना चाहते हैं तो फिर आपके जो फ्लेक्स एलिमेंट्स होते हैं वो एट द एंड ऑफ द रो जो आपने क्रिएट किया उसके एंड पे शो हो जाते हैं। देन वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप फ्लेक्स किए तो आप फ्लेक्स कॉलम की क्लास यूज करते हैं। और अगर आप ये देखेंगे 1 2 3 फ्लेक्स आइटम 1 फ्लेक्स आइटम 2 फ्लेक्स आइटम 3, ये आपकी एक फ्लेक्स कॉलम क्रिएट हो गया। लेकिन अगर आप इसी को फ्लेक्स कॉलम रिवर्स कर दे तो ये नीचे से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 ऐसे करके। देन वी हैव जस्टिफाई कंटेंट, तो वो सिंपली आप कैसे कर सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट एंड, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, अराउंड, वो आप सिंपली जस्टिफाई कंटेंट के जो क्लासेस हैं वो यूज करते हैं। देन वी हैव फ्लेक्स फिल, फ्लेक्स फिल को आप कैसे, आपने सिंपली एक क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर जो है अब आपने फ्लेक्स फिल, उससे क्या होता है कि इक्वल विड्थ मिल जाती है जितने आपके फ्लेक्स आइटम्स होते हैं उनको। इसको मैं एक मिनट आपको करके दिखा देती हूँ। ठीक है। यहाँ पे फ्लेक्स फिल है।
इन्हीं चीजों को ना हम एक दफा अब रन कर, अब ये जितने भी एलिमेंट्स हो जाए सबको इक्वल जो है वो विड्थ यहाँ पे असाइंड है। जो कंटेनर के, अब एक बल्कि एक मिनट, इस कंटेनर को ना हम यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड करके देखते हैं, तो भी ये देखते हैं जितना विड्थ इंक्रीज हो उसके हिसाब से सबको इक्वल विड्थ मिली है, पर यहाँ पे इक्वल विड्थ नहीं है। यहाँ पे लेट सपोज अगर मैं इसको फ्लेक्स सिर्फ फ्लेक्स कर दूं तो उसकी विड्थ देखें कम होगी। इसकी विड्थ है डिपेंड करिए उसका जो इनर टेक्स्ट है उसके साइज पे, जो कंटेंट है उसके साइज पे, लेकिन ये फ्लेक्स फिल जो है इससे उसको इक्वल विड्थ असाइन हुई है नो मैटर व्हाट द कंटेंट इज। ठीक है, एंड देन वी हैव ग्रो, फ्लेक्स ग्रो 1 है आपके पास। ठीक है, तो फ्लेक्स ग्रो से हमारे पास क्या हो रहा है कि इसमें आप सिंपली आप क्या करते हैं कि यू टेक अ फ्लेक्स आइटम, आपका एक जो फ्लेक्स आइटम है वो रेस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो ले लेता है। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पे अगर फ्लेक्स आइटम्स आपके पास थोड़े थे और स्पेस ज्यादा थी, तो आप अगर उसको फ्लेक्स फिल नहीं कर रहे तो आपका एक जो आइटम है अगर आप उसको फ्लेक्स ग्रो दे देते हैं तो वो सारी जो स्पेस है बाकी उसको कंटेन कर देता है। देन फ्लेक्स ऑर्डर है आपके पास, तो फ्लेक्स ऑर्डर में हमारे पास क्या होता है कि आप सिंपली फ्लेक्स ऑर्डर की क्लास यूज करते हैं और जो आपके एलिमेंट्स हैं वो आपके पास प्रायोरिटी पे शो हो रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपने लेट्स सपोज यहाँ पे आप जो आपका फ्लेक्स आइटम 1 है उसको आपने अगर ऑर्डर 3 दिया है तो देखें कि वो थर्ड पे शो हो रहा है, जिसको आपने ऑर्डर 1 दिया है यानी कि उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो फर्स्ट पे शो हो रहा है। ठीक है, देन ऑटो मार्जिन आपके पास, ऑटो मार्जिन में आपने क्या किया कि आपने MS ऑटो कर दिया। ठीक है, तो आपका जो ये फ्लेक्स बॉक्स है या जो फ्लेक्स आपने यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसको ऑटोमेटिक जो मार्जिनिंग है उसकी वो हो गई है। अगर आप MS ऑटो करते हैं तो वो एलिमेंट्स को राइट पे पुश करता है, ये यहाँ पे देखिए MS ऑटो हो गया तो वो राइट पे पुश होगा। अगर आप उसको ME ऑटो करते हैं तो वो एलिमेंट्स को लेफ्ट पे पुश करता है और उसकी ऑटोमेटिक मार्जिनिंग हो जाती है। ठीक हो गया, सो दैट वाज इट फॉर टुडे।